नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है NCERT अड्डा 24/7 में। जो भी लोग आज पहली बार जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन क्लास ले चुका है। इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का कंप्लीट NCERT को कवर करा दिया जाएगा हिंदी मीडियम में। उसके बाद बाईलिंगुअल भी चलेगा। तो ये आज सेकेंड क्लास है। इससे पहले कल जो था वो इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है। अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन क्लास को जाके देख ले, क्योंकि वहीं से पता चलेगा चीज़ों को किस तरह से रिलेटेड करके पढ़ना है। और कुछ बातें भी वहाँ पे समझाई गई थी और चैप्टर से रिलेटेड भी थोड़ा सा वहाँ पे इंट्रोडक्शन कराया गया था। तो आज उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि चीज़ें किस तरह से क्या कहती है, कब, कहाँ और कैसे, जो कि चैप्टर 1 हम लोग इतिहास का स्टार्ट किए थे। तो जो लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उसके लिए हम थोड़ा सा जानकारी दे दिए कि आप जाके पहले इंट्रोडक्शन क्लास को देख ले, उसके बाद ही इस क्लास को देखें तो समझ में आएगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि ठीक है। तो आपको फिर साइड में आपको दिख रहा होगा, बुक दिखाई दे रहा होगा आपके साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर रखा था। यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ रखा था कि लोग एक दूसरे से कैसे मिलने लगे, बाहर जाने लगे, व्यापारी हो या फिर योद्धा हो या फिर जो राजा का जो सैन्य थे या फिर लोग काम के तलाश में कैसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जाने लगे। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। इसके आगे हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इसके आगे हमारे पास ये आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है देश का नाम, यानी हमारा देश का जो नाम भारत है, यानी इसका नाम इंडिया पड़ा, वो कैसे पड़ा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। देश का नाम जो कि इंडिया पड़ा वो कैसे पड़ा, आइए। कहते हैं कि अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है। इंडिया शब्द किससे निकलता है? इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम जो भारत था, ठीक है, भारत है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 साल यानी 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद से मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। इस बातों से क्या समझ में आई कि सबसे पहले इंडिया तथा भारत जैसे नामों का जो प्रयोग हम लोग करते हैं तो इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। तो अपना हम लोग का जो एटलस है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग में कौन कौन आए थे इंडिया में, तो ईरान और यूनान के रहने वाले लोग आए थे। तो जब ईरान और यूनान के लोग जब इंडिया में आए थे, उत्तर पश्चिम से ओर से जब एंट्री किए थे, तो यूनानियों ने जो सिंधु को हिंदोस, ठीक है, जो यूनानी है वो सिंधु को क्या कहते हैं? हिंदोस कहते हैं अथवा इंदोस कहते हैं। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था उन लोगों ने। और तो जो हिंदोस है, इससे भारत का नाम क्या पड़ गया था? हिंदुस्तान पड़ गया था आगे चल के। और एक राजा हुए करते थे जिनका नाम था भरत, जो कि यहाँ पे उनका थोड़ा सा उल्लेख भी किया गया है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग करते थे। तो इंडिया में जितने भी लोग जो दक्षिण रहते थे, पश्चिम में रहते थे या फिर पूरब में रहते थे, सब अलग अलग नाम से भारत को जानते थे। और उस भरत के नाम पर फिर उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग इस देश को भारत कहने लगे, जो कि ऋग्वेद की कृति से मिलता है, लगभग 3500 वर्ष पुराना है, ठीक है। अब अतीत के बारे में हम लोग देखते हैं, नीचे की कहानी। इससे पहले साइड में एक ताम्रपाषाण का फोटो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। चलिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। लिखा हुआ है कि यह पांडुलिपि 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज के पेड़ की छाल से बनी हुई ऐसी ही एक पांडुलिपि को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पांडुलिपि यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये क्या चीज़ की बनी हुई थी? भुर्ज पेड़ की छाल की बनी हुई थी। तो ये जो पांडुलिपि है लगभग 1000 वर्ष पुराना है। और जो किताब, उस समय जो किताब बनाया जाता था, जो लिखा जाता था, चीज़ों को नोट करके रखा जाता था, आज के जैसे पेपर पेन उस जमाने में नहीं थे। तो ताड़ के जो पत्ते होते हैं, उसको ताम्रपत्र कहा जाता था। ताड़ के पत्ते पर लिख के
उसको रखा जाता था। आज भी बहुत सारे आप पुराने मंदिर या फिर बौद्ध विहार या भिक्षुक जहाँ पे आप घूमने जाएंगे, भिक्षुक नहीं सॉरी, जहाँ पे आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पे ताम्रपत्र यानी ताड़ के पत्र पे लिखा हुई चीज़ें बहुत सारी मिल जाएगी, संस्कृत में, फिर अदर लैंग्वेज में। बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे होते हैं जो कि हम लोग को समझ में नहीं आते हैं। यहाँ पर भी जो हम लोग को यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये फिगर, यहाँ पे ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है हम लोग को नहीं समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, लेकिन क्या लिखा हुआ है हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, इसको पुरातात्विक विभाग वाला ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इस अतीत के बारे में कैसे जाने, चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी इसी तरह से चीज़ों को रिलेट करके लिखा हुआ है। आगे है कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है उनका नाम क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द से मेनू जिसका अर्थ हाथ है से लिखा हुआ पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजन पत्र पर लिखी मिलती है। तो ये देखिए, ये अतीत के बारे में कैसे जाने, ये आपका मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, तर्कपूर्ण टिप्पणी कीजिए। तो एनसीईआरटी यही है, आप जितना रिलेट करके पढ़ेंगे, खुद से समझ के पढ़ेंगे, उतना ही मजा आने वाला है। आपको ये छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए कितना बड़ा चीज़ है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, इसके लिए तर्कपूर्ण टिप्पणी करें, समझाएं। तो कैसे लिखेगा, तो बताया है कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। अतीत में लिखी हुई पुस्तकों तो ढूंढ लोगे, लेकिन पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ संस्कृत लैंग्वेज में लिखे होते हैं तो आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लैंग्वेज थे जो कि आज तक भी नहीं पढ़ा गया है पांडुलिपि या फिर शिलालेखों को। आगे कि ये जो पुस्तक थे, उस समय के जो पुस्तक, उसमें कोई प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, कोई छपाई था नहीं, तो उस समय के जो पुस्तक थे वो हाथ से लिखे होने के कारण, वो सारे पुस्तक हाथ से लिखे होते थे, तो हाथ से लिखे होने के कारण ही उसे पांडुलिपि कहा जाता है। और पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन शब्द से लिया गया है। मैन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ से, तो इसीलिए इसका बोला गया मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, और ये पांडुलिपि ताड़ के पत्थर तथा हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भूर्ज का पौधा होता है उसके छाल में लिखी जाती थी। ठीक है, आगे ये पांडुलिपि तो आप देख ही लिए, जो कि क्या चीज़ का लिखा हुआ है। ये आगे अगर बढ़ाएं, ये तो ताड़ के पेड़ पे ही लिखा गया है। देखिए इस तरह से जो ताड़ का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसका जो पत्ता होता है, तो ताड़ के पत्ते पर लिख कर और उसमें एक छेद कर दिया जाता है। आपको ये होल दिख रहा होगा, इसको होल को इस छेद कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारे ताम्रपत्र से एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ऐसे करके लिख के और इस होल को किसी धागे से बांध के कंबाइंड करके रखा जाता है और उसे अच्छा से रखा जाता है, ताकि जब उस पर कोई भी चीज़ तथ्यात्मक जानकारी लेना होता था, उसमें कुछ चीज़ पढ़ना होता था जो कि नोट करके लिखा गया था, तो फिर उसका अब अच्छा से पलटा के उसको पढ़ लिया जाता था। ठीक है, राजा महाराजा इस तरह उस समय युग के जो राजाओं थे वो इसी पे लिख के रखा करते थे। इसके बाद आगे चल के शिलालेख का भी युग आया था, जो कि पत्थर पे तराशा जाता था, लिखा जाता था, तो वो आगे अभी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। चलिए अगर आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ पे एनसीईआरटी ने जानकारी दे रखी है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ा ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी हैं। इनमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा जो कि आम लोग करते थे, जनजातीय लोग करते थे, जो कि समझ में नहीं आती थी। अब संस्कृत भाषा उस समय बहुत बड़ी लेवल की भाषा थी और आज भी संस्कृत बहुत बड़ी लेवल की भाषा है। लेकिन कुछ ऐसी प्राकृतिक भाषा आज भी इंडिया में जो कि कुछ गाँवों में बोले जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में बोले जाते हैं, जिन्हें कि संविधान में भी मान्यता नहीं मिली हुई है 22वें अनुसूची के जगह पे, और वो रीजनल लैंग्वेज के आ जाते हैं, क्षेत्रीय लैंग्वेज में आ जाते हैं। जैसे भोजपुरी इतनी बड़ी भाषा है, फिर भी इन्हें संविधान में जगह नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो ये जो बात एनसीईआरटी ने बताया कि इतने साले पुराने वर्षों में, यानी इतने साले वर्ष बीत चुके हैं, तो पांडुलिपियों कई पांडुलिपियों को कीड़ा खा गया, क्योंकि ताम्र के पत्ता होते हैं, यानी ताड़ के पत्ते थे, उन्हें कीड़ा खा लिया और कुछ नष्ट कर दिए गए। जब मुगलों ने भारत पे आक्रमण किया तो जितने सारे मंदिर थे या फिर पुराना स्तूप था, तो उन सबको नष्ट कर दिया गया था, जला दिया गया था, जिसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय और भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी आता है।
तो उस स्थिति में तक्षशिला विश्वविद्यालय भी आता है, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो उस स्थिति में बहुत सारे ताम्रपात्र नष्ट हो चुके थे, जल चुके थे, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे सारे डाटा थी जिन्हें कुछ जला दिया गया था ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। जो बच गया उसे सरकार के द्वारा बाद में जलवा दिया गया, क्योंकि भविष्य में कोई इस प्रकार की राइट्स ना हो जाए। और साथ ही जब मुगल आए थे, भारत पर आक्रमण किए थे, तो उन्होंने बहुत सारे पांडुलिपियों, मंदिरों, विहारों को नष्ट करवा दिया था, ठीक है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान के सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती थी। तो वो जो पुस्तक थे, यानी जो ताम्र के पत्ता पे जो लिखे हुए पुस्तक थे, उनमें क्या क्या मिलता था? उनमें धार्मिक विचार उसमें मिलते थे, मान्यता व व्यवहार, राजाओं के जीवन उसमें मिलता था कि उस प्रकार के राजाओं का जो था वो जन जीवन कैसा होता था। उस समय जो मेडिसिन के रूप में क्या होता था? औषधि होता था। औषधि, कुछ भी किसी को कोई भी बीमारी होती थी तो जंगल से लोग औषधि लाते थे और उनका इलाज करते थे। इनकी ज़्यादा जानकारी जंगल में रहने वाले लोग और अथवा ऋषि मुनि जो उस समय हुआ करते थे, गुरुदेव लोग हुआ करते थे, उनके पास ज़्यादा जानकारी होती थी। तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती थी। उस समय भी विज्ञान था, उतना प्रचलन में नहीं था, पर विज्ञान था। जब आप पुराने महाकाव्यों को पढ़ेंगे, रामायण, महाभारत, तो उसमें 9 ग्रह यानी आकाश, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम नहीं रखा गया था, पंच तत्व नाम रखा गया था। तो इस तरह से उस समय भी साइंस थी, 9 ग्रह का मान्यता उसमें भी दिया जाता था। हालांकि बाद में यानी 21वीं सदी में आकर के आपको 9वां ग्रह यानी प्लूटो को हटाकर 8 ग्रह कर दिया गया है। लेकिन पुराने की धार्मिक किताबों में भी साइंस की मान्यता थी, इतना डेवलप नहीं थी, फिर भी थी। इसके अतिरिक्त हमारे महाकाव्यों में कविताएँ तथा नाटक भी हैं, यानी उस समय भी महाकाव्य में जो कविता होते थे, नाटक होते थे, वो उस समय भी देखे जाते थे, ठीक है। वो पुस्तक में लिखे हुए तराशा जाता था। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं और बाकी जो वो रीजनल लैंग्वेज तमिल में और प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए मिलते थे। अगर आगे बात करते हैं तो इसके आगे यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी ऐसे लेख जो पत्थर अथवा कठोर धातु, अपेक्षाकृत कठोर धातु के सतह पर उत्कीर्ण किए हुए यानी तराशे हुए यानी बनाए हुए, लिखे हुए मिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको अभिलेख कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक अभिलेख है जिसका फिगर भी आप देख सकते हैं। इस अभिलेख के बारे में इस बॉक्स में बताया गया है, जिसको कभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कभी इसमें थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। यानी जब उस समय के जो शासक लोग थे उन्हें पता चल चुका था कि इतिहास में हमारा अस्तित्व रहना चाहिए, हमारा वर्चस्व रहना चाहिए, लोगों को यह पता चलना चाहिए कि हम किस प्रकार के शासक थे, हम ताकतवर शासक थे, हम क्या क्या हमने इस समय काम करवाया था। आज भी आप देख सकते हैं जो कभी भी गांव में, कस्बों में या फिर शहर में रोड बनवाया जाता है या फिर कोई अच्छी चीज़ का निर्माण करवाया जाता है, तो वहाँ पर जो सांसद या विधायक है जिसके द्वारा वो काम कराया जाता है, वहाँ पर पत्थर में उसको लिख कर यानी तराश कर वहाँ पर लगा दिया जाता है कि फलाना ने ये काम कराया है। तो उस समय राजाओं को भी ये पता चल चुका था कि इतिहास में वर्चस्व रखना है, नहीं इतिहास नाम का कोई चीज़ होती है जो कि भविष्य में लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। इसीलिए उस समय के राजाओं ने भी पत्थर में तराशना स्टार्ट किया और इस तरह से तराशते थे, क्योंकि उस समय के राजा तो शासकपूर्ण थे और उस समय कोई डेमोक्रेटिक थी नहीं, तो आदेश देते थे और आदेश दे के अपने बारे में बहुत ही अच्छा बात छपवा देते थे शिलालेख पे, पत्थर पे, धातु के अपेक्षाकृत जो कठोर धातु होते थे उन पर भी लिखवा देते थे। लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती होगी और उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता था, लेकिन वो लोग लिखवा देते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। बहुत सारे ऐसे भी अभिलेख मिलते हैं जिसमें कि राजा और रानी के जीवन के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में तो पता चलता है, लेकिन बहुत सारे पुरुष और स्त्रियाँ जैसे उस समय के जो लैला मजनू होंगे वो भी अपना जो अस्तित्व था वो पत्थरों में तराशते थे और अभिलेख के रूप में लिखवाते थे ताकि भविष्य में लोग उन्हें जान सकें, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा है पराया है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, लेकिन पराया जो शासक थे यानी कि जो राजा थे लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखा करते थे। यानी कोई भी युद्ध में जो राजा जीत करता था तो उसका जो लेखा जोखा होता था उसको रखने के लिए पराया वो अभिलेख पे लिखवा देते थे, क्योंकि ताम्र का पत्ता था वो खराब हो जाता था या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता था या फिर किसी तरह आग लग जाता था तो जल जाता था। इसी कारण से उन लोगों ने पत्थरों में लिखना स्टार्ट किया। तो आप रिलेट कर रहे हैं मानव जाति का धीरे धीरे विकास किस तरह से हो रहा है, जो कि ताम्र पाषाण
हालांकि इस काल को ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में, जब क्लास 8 में जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ रिलेटेड होती है। क्योंकि जब तंबा का पत्ता नहीं, जब ताड़ के पत्तरों को इस तरह से लिखा जाता था तो उस समय के युग को ताम्रपाषाण युग ही कहा जाता है। तो ये जो युग था ये ताम्रपाषाण युग में ही सारा घटना घट रहा था। ठीक है, अब हम लोग जो बॉक्स में, इस बॉक्स के बारे में देख लेते हैं और जानकारी ले लेते हैं। चलिए चीज़ों को थोड़ा सा कंबाइंड कर देता हूँ। ठीक है, आइए, तो बॉक्स में है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना है। कितना है? 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये जो अभिलेख पुराना है 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है और वर्तमान में अफगानिस्तान का कंधार से प्राप्त हुआ है। आप कितने लोग बता सकते हैं कि अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो अफगानिस्तान का जो राजधानी है वो काबुल है। ठीक है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अशोक को कौन नहीं जानता है? तो अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, यानी इसके बारे में जो हम लोग जो है आगे समझेंगे, जो अगला एनसीईआरटी आएगा क्लास 8 उसमें हम लोग समझेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि यानी अक्षर अथवा संकेतों से बनी हुई होती है। जो हम बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इसी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेइक नामक दो भिन्न लिपियों का लिपि तथा भाषाओं में है। तो जो अभिलेख अफगानिस्तान से पाया गया है 2250 वर्ष पुराना है, वो किस लिपि में है? तो वो जो है आर्मेइक लिपि में, यूनानी तथा आर्मेइक लिपि में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है कि अशोक जो थे वो उनका जो अभिलेख था या शिलालेख था वो किन किन लिपियों में पाया जाता था। तो दो लिपि तो हम लोग यहीं पे देख लिए, एक यूनानी तथा एक आर्मेइक लिखी, और जो भी लिपि में उनका जो पाया जाता था वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ नोट करने वाली पॉइंट है कि अशोक के समय में जो अभिलेख था वो यूनानी तथा आर्मेइक लिपि में लिखा जाता था, और साथ ही आज से लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख जो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है वो अशोक का अभिलेख था। और यही अभिलेख का फिगर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही अभिलेख, ये बड़ा सा पत्थर है जिसमें कि तराश के लिखा हुआ है और ये अफगानिस्तान में था। ठीक है, आगे चीज़ों को रिलेट करते हुए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता था। पुरातात्विद पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यानी वैसे पुरातात्विद जो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का अध्ययन करते हैं, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, औजार हथियार बनाने वाले बर्तन, आभूषणों का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पुरातात्विक। पुरातात्विक विभाग का टीम भी होता है तो उन्हें पुरातात्विक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चित्र आपको दिखाया गया है जिसके बारे में कि बताया भी गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले होता था। यानी कब होता था? 4700 वर्ष पहले होता था। दाएं ओर एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये जो देख रहे हैं ये दाएं ओर ये पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले हो गया था। यानी जो चांदी का सिक्का था, हम लोग आज भी सिक्का देखते हैं, हम लोग आज भी सिक्का चलाते हैं। आज जो सिक्का है इसका आकार गोल होता है। तो आज से 2500 वर्ष पहले ही सिक्का का आविष्कार हो चुका था, लेकिन उस समय चांदी का सिक्का चल रहा था। ठीक है, और ये जो देखिए घड़ा, आज भी अगर घड़ा का बात किया जाए, आप राजस्थान तरफ जाओगे तो इसी टाइप का आपको गहला देखते हुए दिखने को मिलेगा। बहुत सारी महिलाएं जो पानी लाने जाती है तो सेम ही गहला आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह का जो पात्र था यानी गहला था, इसका निर्माण आज से 4700 वर्ष पहले होता था, यूज होता था, और आज भी ऐसा गहला का यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं चीज़ों को क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छीनबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं 4700 वर्ष पुराना है और आज जब खुदाई में मिला है तो जस का तस्त है, इसका मतलब वो कठोर बनी होती थी और पक्की मिट्टी की बनी होती थी, वो जल्दी नष्ट नहीं होती थी। कुछ चीज़ तो धातु की भी बनी हुई मिलती थी, हालांकि पक्की हुई मिट्टी की भी चीज़ जल्दी नष्ट
नहीं होते हैं। मिट्टी के जो भी चीज़ बर्तन होते हैं, अदर कुछ भी होता है, तो उनको बनाकर उसे आग में अच्छे से पका दिया जाता है ताकि वो कठोर हो जाए। उन्हें आज जैसे कि आप मिट्टी का जो ईंट भी बनता है, तो ईंट तो मिट्टी का ही बनता है चिमनी में, और उसे चिमनी में कोयला में बहुत ज़्यादा पका दिया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, और फिर मिट्टी का बना हुआ ईंट पत्थर के समान हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी को भी ढूंढते हैं। यानी यहाँ पे किसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं? पुरातात्विक विभाग के बारे में समझ रहे हैं, जो पुरातात्विक लोग होते हैं जो उसका अध्ययन करते हैं। तो ये क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। ये पुरातात्विक जो अध्ययन करते हैं, ये करते हैं पत्थर और ईंट, यहाँ पर देख सकते हैं, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वो औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषण के साथ साथ क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ साथ सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातात्विक जो थे वो जानवर, चिड़िया तथा मछली की हड्डियां भी ढूंढते हैं, और रेडियो कार्बन यानी कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पता लगाते हैं कि कितना वर्ष पुराना होता है। आगे इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से हम लोग समझेंगे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में जो लोग रहते थे वो क्या खाते थे। वनस्पतियाँ के अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाती, जो वनस्पति होते हैं उस समय के जो वनस्पति, उसका अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाती है, क्योंकि जब वनस्पतियाँ दब जाती है बहुत सारे दिनों के बाद, तो धीरे धीरे पेट्रोलियम, कोयला, अदरवाइज खनिज मिनरल में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो जो वनस्पतियाँ है उतना पुराना, अगर 47 से 5000 साल पुराना, तो वो बहुत कम ही मिल पाती है, बहुत मुश्किल से कुछ मिल पाती है, ज़्यादा मिल नहीं पाती है। यदि अन्न के दाने के अलावा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अन्न के दाने जो उस समय जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में कल ही बता दिया था कि चावल का जो खोज हो गया था, कब हुआ था? गेहूं और जौ का 5000 वर्ष पूर्व हो गया था। तो उसमें जो अन्न के दाना बचे हुए, क्योंकि जो पृथ्वी में जो अन्न के दाना दबे हुए हैं वो तो मिल ही जाते हैं, प्लस जो लकड़ियाँ होती थी, जैसे कि हम लोग आज भी लकड़ियाँ जलाते हैं, तो जो लकड़ियाँ जल जाती थी और आधा लकड़ियाँ जल जाती थी और आधा बची रहती थी, तो वैसी लकड़ियाँ मिलती है तो भी पुरातात्विक वाले ले लेते हैं और उससे अतीत का यानी पास्ट का पता लगाने का कोशिश करते हैं कि उस समय का जनजीवन किस प्रकार से रही होगी। और आगे का बात करते हैं, ठीक है। आगे अब है कि पांडुलिपियों या अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहास सरकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करती है। तो पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहास सरकार प्रायः कौन सा शब्द का प्रयोग करती है? स्रोत शब्द का प्रयोग करती है। इतिहास सरकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। कि जो भी लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, जैसे कोई सोर्स यानी स्रोत प्राप्त होता है, तो अतीत का अध्ययन यानी अतीत के बारे में जानकारी लेने में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहास सरकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयोग करते हैं। जो इतिहास सरकार है या फिर पुरातत्व वाले हैं, उनको जासूस कहा गया है, क्योंकि जो पुराना चीज़ है उनको तराश कर, खोज कर, निकाल कर, उस पर अध्ययन करके कार्बन डेटिंग मेथड द्वारा उस पर जानकारी जाकर और अतीत के बारे में जानकारी लगाते हैं। इसीलिए इतिहास सरकार और पुरातत्व वालों को जासूस भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मेंस में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुरातात्विक विभाग के बारे में बहुत अच्छा से वर्णन किया है। इस वीडियो का आप लेक्चर को पीछे करके दोबारा से देखें और फिर आप खुद से भी पढ़ें और अपना नोट्स खुद से भी तैयार करें, तो यहाँ पे समझ में आ सकता है। अब हम लोग समझेंगे अतीत एक था या अनेक था। क्या अतीत में जो विकास होते थे ये एक ही जगह विकास हुए थे, एक ही जगह लोग रहते थे, या फिर विभिन्न जगहों पर रहते थे? इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए, तो आपको हेडिंग ऊपर में देख ही गया होगा कि अतीत एक या अनेक। हम लोगों ने जो शीर्षक पढ़ा था पुस्तक में, हमारे अतीत पर ध्यान दिया था। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य से लगता है कि अतीत शब्द का जो प्रयोग है यहाँ पे बहुवचन में किया गया है, यानी अलग अलग जगह पे उस समय धीरे धीरे विकास की सीढ़ियाँ आगे चल रही थी, साइंस डेवलप कर रहे थे, उतना तेज़ी से डेवलप नहीं कर रहे थे लेकिन डेवलप कर रहे थे। ठीक है, आगे अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग समूहों के लोग के लिए इस अतीत का अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए
पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों का जीवन से तथा व्यापारिक का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यानी उस जमाने में, यानी पुराने ज़माने में जो व्यापारियों का जीवन था, राजा रानियों का जो जीवन था, पशुपालक और किसानों का जो जीवन था, शिल्पकार और शिकारियों का जो जीवन था, व्यापारियों का जो जीवन था, सबका अलग अलग जीवन था, सबका अलग अलग मायने थे, सबका अलग अलग काम था। एक दूसरे से वो लोग बात तक नहीं करते थे। उन लोगों की भाषा, रहन सहन, खान पान, पहनावा सब अलग अलग होते थे। ठीक है, तो हम लोग को आज जो पढ़ना है तो सबको पढ़ना है, किसी एक को तो किसी एक विशेष को नज़र में रख के नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करने तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। यानी आज भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में लोगों को खान पान, रहन सहन, आप साउथ में जाइएगा तो इडली डोसा यानी खान पान, राजस्थान में जाइएगा तो वहाँ का रहन पहन, वहाँ पे बहुत सारे लोग सोना जेवर, फिर चूड़ी उड़ी हाथ में जो महिलाएं हैं वो पहनी हुई रहती है। वही अंडमान निकोबार में चल जाइएगा तो वहाँ के लोग आज भी मछली पकड़ते हैं। उन लोग का मुख्य भोजन मछली होता है, जो कि वो समुद्र से पकड़ के मछलियाँ को खाते हैं। और अब बिहार में आ जाइएगा तो यहाँ फिर आपको मोटा अनाज, लिट्टी चोखा, बाजरा, गेहूँ, ये सब आपको मिलेगा। तो आज भी जब अलग अलग है, तो जिस तरह से आज अलग अलग है, आज अलग अलग विविधता देखने को मिलता है, उसी तरह से पुराना यानी अतीत में भी ऐसा था। सबका अलग अलग था खान पान, रहन सहन, व्यापारियों को, राजा रानियों को, और जो उस समय के कृषक थे, पशुपालक थे, सबका अलग अलग जनजीवन था। तो उसी का एक झलक यहाँ पे बताया गया है। अगर आगे बात करते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद भी थे, अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। यानी उस समय के जो शासक थे उनको पता चल गया था कि इतिहास में हम लोग का वर्चस्व रहेगा, लोग हमारे बारे में समझेंगे, जानेंगे। इसीलिए उस समय जो वो लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे, कहीं भी जीतते थे, जो भी युद्ध जीतते थे, उनका लेखा जोखा वो लोग रखते थे। उनके उस लेखा जोखा के कारण ही आज हम लोग बहुत सारे युद्धों के बारे में जानते हैं कि कौन सा शासक कहाँ पे किस तरह से लड़ाई लड़ा था। अगर उनकी वो लेखा जोखा नहीं होती तो आज हम लोग को समझने में, चीज़ों को पता लगाने में बहुत ही मुश्किल होती, लेकिन उनके उस लेखा जोखा के कारण ही हम लोग आज आसानी से पता कर पाए हैं। ठीक है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों को लेखा जोखा नहीं रखते थे। जो साधारण कृषि है, शिकारी है, व्यापारी है, हालांकि व्यापारी लोग तो रखते भी थे। जो मछुआरे हैं, संग्राहक हैं, कृषक, पशुपालक, ये लोग अपना आम लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि ये लोग उतना मायने रखते नहीं थे और उस समय उतना विकास का श्रेणियाँ था नहीं, तो उस समय के लोग नहीं रखते थे। लेकिन राजा के पास उस समय शक्ति होती थी, पावरफुल होता था। एक राजा ने उस समय जो प्रांत होता था, एक प्रांत को चलाना होता था, इस प्रांत को हमने जीता था। जैसे आज स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर होते थे, उस समय भी कुछ ना कुछ सिग्नेचर होती थी, तो वो लोग अपना लेखा जोखा रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। हमने आपको बताया था कि ये तो सिर्फ बेसिक है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। जब क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, 12 पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसी बातें आएंगी जो कि वहाँ से आपको मेन समझ में आएगा। लेकिन चीज़ों का अगर शुरू से रिलेटेड करते चले, जब वहाँ पर उस चीज़ों को जब देखेंगे क्लास 9, 10 का, तो उस समय हम बोलेंगे कि क्लास 6 में हमने ये चीज़ पढ़ा था, या फिर वहाँ पे डायरेक्ट लिख देता है कि क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा है। एनसीईआरटी यही करता है। तो जब तक बेसिक से नहीं देखेंगे तो समझ में आएगी नहीं। ठीक है, अब तिथियां का मतलब, डेट का मतलब हम लोग समझते हैं। ठीक है, हेडिंग आप देख ही लिए होंगे। तिथियां का मतलब क्या थे, उस समय लोग तिथियां कैसे लिखते थे, जैसे आज हम लोग ईस्वी में लिखते हैं ना आगे। तो अगर कोई तुमसे तिथि विषय के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसकी तरह के कोई और वर्ष बताओगे, 2006, 2010, 2012, 2015, 2022 ऐसे बताएंगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। यानी वर्ष का जो ये प्रवर्तक स्टार्ट हुआ, वर्ष का जो शेड्यूल स्टार्ट हुआ कब से, तो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक ईसा मसीह थे उनके जन्म से तिथि की जाती है। उनके जन्म जो हुआ था उनके बाद से तिथि यानी वर्ष का स्टार्ट होता है और उससे गणना की जाती है।
अंततः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष बाद, यानी 2000 ईस्वी बोला जाए तो ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष बाद। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को सभी तिथियां ईस्वी पूर्व में, अगर कोई भी चीज़ ईस्वी पूर्व में लिखा गया है तो वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का है, और सिर्फ ईस्वी लिखा गया है या फिर सिर्फ वर्ष लिखा गया है तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का है। ठीक है, ईसा पूर्व को ही, यानी ईसा से पहले, ईस्वी पूर्व शॉर्ट में उसको बोला जाता है, के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे, यानी जो 2000 है अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए जो आज है, आज से अपना 2000 साल पूर्व यानी जो कि वर्तमान की स्थिति है उसका उल्लेख करेंगे, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का उल्लेख नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भी तिथियाँ लिया गया है आज से 2000 साल पहले तक का ही इसमें लिया गया है। ठीक है, ये तिथियाँ का मतलब था। तिथियाँ का कहाँ से आविष्कार हुआ, कैसे आविष्कार हुआ, मतलब कैसे उसकी जननी हुई, स्टार्ट हुई, समझ गए। ईसा मसीह के जब जन्म हुआ उसके बाद से तिथियाँ का गणना स्टार्ट हुआ, इस बात को नोट कर लें। ठीक है, आगे इतिहास और तिथियाँ के बारे में कुछ बॉक्स में दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अंग्रेजी में BC, आप लोग अंग्रेजी जब देखते होंगे, अंग्रेजी में कोई डेट लिखा हुआ रहता होगा तो वहाँ पे BC में लिखा हुआ रहता है, इस तरह से BC। तो अंग्रेजी में BC, उसको हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। जो BC होता है उसको ईसा पूर्व कहते हैं, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, यानी BC का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो आज आपको BC का फुल फॉर्म भी देखने को मिलता है, उसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। इसको नोट कर लें, आइए एग्जाम में आ भी सकता है, पूछ भी सकता है, या फिर जनरल लोग भी आपसे पूछ सकते हैं कि BC का मतलब क्या होता है, AD का मतलब क्या होता है। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब BC होता है, जिसे ईसा पूर्व कहा जाता है, यही ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, जैसे हिंदी में AD, इस तरह से AD लिखा हुआ रहता है, अभी मैंने बताया भी था AD भी सुना होगा और लिखे होंगे, हम लोग देखते हुए हैं। तो AD का मतलब होता है एनो डामनी, यानी BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब होता है एनो डामिनी। तो इस चीज़ को भी नोट कर ले, इसका मतलब जो हो गया AD। ठीक है, नामक 2 लैटिन शब्दों से बना हुआ है। जो एनो डामनी ने कौन सा शब्द से बना हुआ है, लैटिन शब्द से बना हुआ है, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, यानी जिस वर्ष से ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद से चीज़ें AD में आने लगी, तिथियाँ AD में नोट होने लगी, और उससे पहले जो था वो BC में नोट होते थे, यानी बिफोर क्राइस्ट, उससे पहले यानी ईसा पूर्व में नोट होती थी। ठीक है, कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। ये जो BC है कभी कभी इसके जगह BCE का भी प्रयोग होता है, और ये जो AD है तो कभी कभी AD की जगह क्या चीज़ का प्रयोग होता है, CE का प्रयोग होता है। ये यहाँ पे क्लियर बताया गया तो आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब आप ओल्ड NCERT पढ़ेंगे तो शायद उसमें इस तरह की तथ्याँ और इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है। ठीक है, BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा तथा BCE अक्षरों का प्रयोग बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है। कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा। कॉमन ईरा क्या होता है, ईरा का मतलब महाकल्प होता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा ईरा क्या होता है, प्री पैलियोजोलिक ईरा क्या था, तो ये सब वहाँ पे डिटेल से समझ में आएंगी, चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होकर चलती रहती है। ठीक है, तो अगर बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इस कैलेंडर का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व ही आरंभ हुआ था। विदेश में अब इस कैलेंडर का जो है प्रयोग होना शुरू हो गया है लगभग सभी जगहों पे, लेकिन भारत में इसका प्रयोग आज से 200 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षर का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले का है। तो अगर कहीं पे BP आपको दिखे तो उसका मतलब समझ जाएगा बिफोर प्रेजेंट, यानी जो आज का है दुनिया है, यानी आज का जो जनजीवन है, वर्तमान जो है, वर्तमान से पहले के बारे में वहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो आगे का अब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्या ये हम लोगों की चीज़ों के लिए है। जैसा कि हमने पढ़ा था अभिलेख कठोर सदस्य पे करवाए जाते हैं, हाँ ये हम लोग के लिए है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ा था कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेख में लिपियों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुके हैं। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था,
इसका पता अज्ञात लिपियों अर्थ निकालने के लिए एक प्रयोग द्वारा लगाया जाता है। यानी जो विद्वान थे कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता कैसे लगाते हैं, उस समय की भाषा को कैसे समझते थे। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने का एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। जो अज्ञात लिपि होती है, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, उनको पता करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है, जो कि 5000 वर्ष पुराना यहाँ के राजा रानी रहते थे। यानी अफ्रीका में एक मिस्र नाम का देश है, वहाँ पर भी इसी प्रकार का अभिलेख का एक जानकारी मिलता है, जहाँ पे कि 5000 पूर्व में एक राजा और रानी रहा करते थे। तो उनके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है, और क्या बताया गया ये देख ही लेते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है PTOLMNIISNKLIOPADTRA। इस क्या है इसका मतलब, अगर आगे इसकी तथ्यों के बारे में लिखा हुआ है तो हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग अपना करते हैं NCERT को कवर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्र की उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। मिस्र की जो उत्तरी तट है वहाँ पे रोसोबा नाम का एक कस्बा है। यहाँ एक से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है, यानी वहाँ पे एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है, खोज करने के बाद, खुदाई करने के बाद एक ऐसा पत्थर निकला हुआ है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यानी जो एक ही लेख है वो 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में लिखी हुई है। वहाँ पे कौन कौन भाषा में लिखी हुई है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यूनानी मिस्र की लिपि 2 प्रकार में, यानी यूनानी तथा मिस्र लिपियों को 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा में पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कास्तूत कहा जाता है। यानी जो इसमें राजा और रानी का जो छोटा सा फ्रेम में नाम दर्शाया गया है, दिखाया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है, कास्तूत कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो अफ्रीका में जो मिस्र देश है वहाँ पे जो राजा रानी जो आज से 5000 पर एक लिपि मिला है, तो उस लिपि में जो राजा रानी का नाम दर्शाया गया है उसे क्या कहा जाता है। क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है ना, क्वेश्चन खखोर के बहुत अंदर से घुमाकर पूछे जाते हैं, तो आपको चीज़ें को ध्यान से समझते हुए चलना होगा। ठीक है, कहा जाता है। इसके बाद विद्वान ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षर के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ एक एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। यानी यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है, एल अक्षर जो बना हुआ है ये शेर के लिए बना हुआ है, जो ये बना है ये कौवा के लिए बना हुआ है। तो इस तरह से रिलेट करके वो लोग जाने कि दूसरा अभिलेख को भी पढ़ सके, कौन सा चित्र के लिए जो कौन सा अक्षर बना हुआ है। वहाँ पे ये अक्षर बना हुआ है प्लस जो है फोटो वहाँ पे दर्शाया हुआ है अक्षर के साथ साथ। तो इस तरह से चीज़ों को पुरातत्व के वाले समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोग इस चैप्टर की समाप्ति की ओर है। ये फर्स्ट चैप्टर था, अगर समाप्त हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। NCERT क्लास 6 बेसिक है तो कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन कुछ इसमें मुख्य बातें हम लोगों ने सीखी। लगभग 5 क्वेश्चन ऐसा तो हमने सीख ही लिया है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कुछ बॉक्स में अच्छा चीज़ों लिखा गया है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और यहाँ से ये अभ्यास स्टार्ट हो गया। तो अभ्यास चाहे तो आप बना भी सकते हैं, सुमेलित कर सकते हैं। अभ्यास देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है नर्मदा नदी को मिलाना है। मगध कहाँ पे था, मगध जो था आज से 25 वर्ष पूर्व नगर के किनारे में था। गोरा पहाड़ी, सिंधु घाटी इसकी सहायक नदियाँ, गंगा नदियाँ। तो आपको मानचित्र देखना हो, जो कि मानचित्र पहले था जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन पूछा है कि पांडुलिपि तथा अभिलेख में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपि तथा अभिलेख में, तो पांडुलिपि क्या होते थे, जो ताम्र प्रशान यानी ताम्र के पत्ते पे या फिर ताड़ के पत्तों पे या फिर जो भूर्ज का वृक्ष का जो छाल होता था उस पर लिखा जाता था, उसको पांडुलिपि कहते थे, जो कि आगे चल के नष्ट भी हो जाता था, कीड़ा लोग खा भी जाते थे। लेकिन जो यही अभिलेख है वो पत्थर पे या फिर धातु पे तराशा जाता था, उस पर लिखा जाता था, जो कि ना जल्दी नष्ट होता है और नहीं जलता है। तो ये एक अंतर हो गया। ऐसे बहुत सारे अंतर यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी काम की बात इस कोना में है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर साइड करते हैं और देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में यहाँ पे बताई गई है, जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तो कृषि का आरंभ जो हुआ था 8000 वर्ष पहले हुआ था, इसको आप नोट कर लें। दूसरा है कि सिंधु सभ्यता के प्रथम वर्ष जो नगर हुआ था वो 4700 वर्ष पहले मिला था। कब मिला था, 4700 वर्ष पहले। आगे है कि गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पहले हुआ था। इससे तो आप यहाँ पे मिलान भी कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन है। तो गंगा घाटी के नगर जो मगध था, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र का, उसका निर्माण कब हुआ था, उसका निर्माण हुआ था आज से 2500 वर्ष पहले हुआ था। और वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पहले
वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व। 2000 वर्ष पूर्व क्या इसका आगे तथ्य लिखा है? नहीं लिखा है, 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया कि कृषि का आरंभ आज से 8000 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला नगर था वो 4700 वर्ष पूर्व में मिला था। गंगा घाटी के नगर जो मगध, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो 16 महाजनपद में सबसे महाजनपद था, शक्तिशाली था, उसका जो हुआ था निर्माण कब हुआ था? 2500 ईस्वी पूर्व में, 2500 ईस्वी पूर्व, हाँ वही हुआ, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्मदिन से पहले की बात चल रही है, तो 2500 ईस्वी पूर्व में ये हुआ था। तो ये था चैप्टर 1। चैप्टर 1 हम लोग आज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे विषय सूची के बारे में दिया हुआ है, जो कि हम लोग के लिए नहीं, हम लोग के बस यहाँ पे बेसिक पढ़ना था। तो चैप्टर 1 हो गया, मुख्य बातें हम लोग इसमें समझ गए किस तरह से करना था। कुछ इंट्रोडक्शन क्लास में हुए थे, कुछ आज। कल से जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका हम लोग पूरा डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि देश का नाम कैसे पड़ा था। हमारा देश का नाम भारत, तो अपने देश के लिए प्रायः जो हम लोग इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में जो ईरान यूनान का जो लोग हैं, वो जब भारत में आज से 2500 वर्ष पहले आए थे, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा था, जिससे कि आज हम लोग हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया, और भारत का नाम का जो प्रयोग होता था, भरत एक राजा का नाम था भरत, जिसके बाद भारत पड़ा था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के द्वारा प्रयोग किया जाता था, जिसे बाद में भारत नाम दे दिया गया। भारत को आर्यभट्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत को कुल 5 लैंग्वेज में, जैसे आप इंडिया, अगर मैं आपको बताऊं ये इंडिया है ना, INDIA, तो आई का मतलब हो गया इंडिया, एन का मतलब हो गया इंडिया, भारत होता है ना, हाँ भारत होता है, भारत। अगर भारत का बात करें, भारत RAT, भारत किसके नाम पे पड़ा था? ये भरत के नाम पे पड़ा था, भरत के नाम पे पड़ा था भारत। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर खत्म हो गया। अब जाने की इजाज़त लूँगा, और कल नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लग रहे होंगे, एनालिसिस NCERT को आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। थैंक यू, जय हिंद।